चलिए क्लास 7 का एनसीईआरटी का साइंस है। तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर हमारा हो जाएगा आज ही। 6 और 8 ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, 7 भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है पादप में पोषण, ठीक है, पहला चैप्टर है। तो पहला प्रश्न ये रहेगा, जो जीव अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। बताना है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। आप हमें बताएं कौन सा कथन जो है इसमें सही है। एक दोनों सही है, सही। दो सही है, या फिर बात करेंगे न तो एक न तो दो सही है, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है, ठीक है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन मतलब क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों का संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको विषम पोषी भी कहा जाता है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, पत्ता को कहते हैं, तना को कहते हैं, जड़ को कहते हैं, या फिर शाखा को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो पत्ता को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिए किसे कहा जाता है, पत्ता को कहा जाता है, केवल एक, ठीक है। पादपों को इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः, ठीक है, पतियों के द्वारा होता है, इसीलिए मतलब क्या, पतिया पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कही जाती है, ठीक है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वहिकाओं के माध्यम से पतियों तक मतलब पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछता है प्रश्न ये, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, जरा उसको देखते हैं। तो आप देखेंगे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर, ठीक है, जल। बताइए निम्न में से कौन सी चीजें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है। तो क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण होना आवश्यक नहीं हो पाएगा। सूर्य का प्रकाश आपको चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए ही, जल आपको चाहिए ही, ठीक है। सभी चारों चीजें आपको उपस्थित होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परिपूर्ण करने के लिए। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, सही है, ठीक है। सोल्यूशन इसका पढ़ने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करके, ठीक है, पत्ती में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, पत्ती की सहायता करता है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। ये खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकार की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे खाद्य संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर पूछेगा, ठीक है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, सभी जीवों के लिए, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो क्या बताएंगे, तो आपको बताना है सूर्य, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। सुनिएगा ध्यान से, पत्तियों के अलावा, ठीक है, पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बताइए एक कथन सही है, कथन जो सही है, कि या फिर एक और दो दोनों कथन सही है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है दोनों के दोनों कथन क्या है आपके, सही है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, तो आपको ये ध्यान में आप रखेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, और साथ में प्रकाश संश्लेषण तो पतिया में तो होता ही है, ठीक है, साथ में मतलब दूसरे हरे भागों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब होती है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, पहला है, ठीक है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से मतलब प्राप्त करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो केवल दो कथन सही है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे सभी कि वो पादप जो है अमर अपना, बेल का, हाँ, वो दूसरे पे हाँ रहता नहीं है। करते हैं, बहुत सारा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये कथन आपका क्या है,
सही है, ठीक है। कथन एक क्या है, गलत है, क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, जैसे कि से अमरबेल, ठीक है। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वो पादप मतलब परपोषी कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। चले, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को, ठीक है, विलय पदार्थों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, जिसे पादप जड़ों की सहायता सेल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। अतः कथा दो जो है आपका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे छठा नंबर प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं? बताइए कौन सा पादप जो है कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, घटपर्णी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, घटपर्णी को तो पिक्चर प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिक्चर प्लांट कहा जाता है। ये क्या है, कीट भक्षी पौधा है। कैसा है, कीट भक्षी पौधा। अगर पूछेगा कीट भक्षी पौधा के एग्जाम्पल क्या क्या है, पूछ देगा इनमें से कोई नहीं तो क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले घटपर्णी, जिसको पिक्चर पादप कहते हैं, फिर पिक्चर प्लांट कहते हैं, उसका बीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, उसका सन ड्यू, ये सारे के सारे मतलब क्या है, तो कीट भक्षी मतलब क्या है, पौधा है। सारे के सारे क्या है, तो कीट भक्षी पौधा है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे के सारे कैसे पौधा है, तो कीट भक्षी पौधा है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते सहजीवी संबंध, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाता है। बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सोल्यूशन क्या है, उपयुक्त दोनों कथन सही। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन्हें मतलब सहजीवी कहते हैं। किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे ये बिलियन बिलियन में क्या परिवर्तित हो जाते हैं। कवक इस बिलियन का भोजन के रूप में क्या करता है, अवशेष करता है, ठीक है, मतलब क्या करता है उसको, ध्यान में रखिएगा, तो अवशोषण करता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे के भी कुछ प्रश्न है उसको भी जरा देख लेते हैं। आगे कितना नंबर प्रश्न होगा, तो प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 को देखिए, तो प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, ठीक है, पादप और जीवाणु। बताइए कौन सा इसमें सहजीवी संबंध है, बिना आंसर देखे हुए बताइए। सहजीवी संबंध कौन सा है, आवाज नहीं जा रही है हमारी क्या? 1 और 4 होगा क्या? कवक और शैवाल और ये 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर सी सी, है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 जो है आपका कवक और शैवाल, ठीक है, और पादप और जीवाणु, ठीक है। शैवाल और कवक और पादप और जीवाणु दोनों को दोनों क्या है, तो सहजीवी संबंध का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है। शैवाल और कवक, ठीक है, और पादप और जीवाणु का याद रखिएगा, दोनों को दोनों मतलब क्या है, सहजीवी संबंध का उदाहरण है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो शैवाल और कवक के बीच में मतलब क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है, शैवाल और कवक के बीच में मतलब क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसे लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्या होता है, तो कवक में आपको क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखें, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। चलिए, कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, ठीक है। शैवाल कवक को क्या देगा, शैवाल कवक को क्या देगा, तो शैवाल तो फोटोसिंथेसिस का खाना। प्रोसेस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण की हाँ, प्रक्रिया कर खाना सकता है, देगा। इसलिए मतलब क्या देगा, उसको खाना दे देगा, ठीक है। बदले में शैवाल क्या देगा, कवक शैवाल को कवक क्या देगा, तो बदले में कवक उसको शैवाल को आवास देता। रहने का हाँ। घर देगा, ठीक है, रहने का देगा, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, कौन सा संबंध बताएंगे इसे,
सहजीवी बताएंगे। क्या बताएंगे? सहजीवी। पादप और राइजोबियम, ठीक है, पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन की विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं क्या खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से दोनों का काम चल रहा है, ठीक है। चलिए आप चलते आगे। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है। तो पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है। क्या पत्तियों बताएंगे? से। रंध्र से। हाँ, नहीं, स्टोमेटा। तो क्या बोलते हैं पत्तियों में उसको? ही होता है पोर्स। स्टोमेटा। हाँ, पोर्स होता है ना, उसे रंध्र से, ठीक है, ध्यान रखें। पत्तियों की सतह पे उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु से, ठीक है, उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आज का क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। या कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो ध्यान में रखें, किससे मिलकर बना था कार्बोहाइड्रेट? कार्बन से मिलकर बना। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 1 कार्बन, 1 ठीक है, 2:1 होता है। बिल्कुल। कार्बन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की मिलकर, ये सारे से मिलकर मतलब क्या होता है? बना होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर मतलब क्या होता है? बना होता है। इसको आपको क्या रखिएगा? ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करने हैं। दालों की फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि दालें की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों द्वारा नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? दोनों सही है। और ए होगा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रख। बिल्कुल ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है। करण कथन की सही व्याख्या करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बताना ही क्या है? अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये जीवाणु चना, मटर, मूंग तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, माइक बंद कीजिए, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते, अतः इन्हें सहजीवी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में आप इसे रखें, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, चलिए चैप्टर नंबर 2 पढ़िए। 2 आदमी मिलकर करते, एक आप पढ़िए, एक हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम लोग में भी सहजीवी संबंध स्थापित हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्राणियों में क्वेश्चन पढ़िए। जी सर, पढ़ू क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। खाना खा लिया आपने? जी सर, खा लिए सर। चलिए ठीक है फिर। अपना पीडीएफ खोल लो क्या? एज योर विश। नहीं तो अभी कोई और पढ़िए, तो मैं अपना पीडीएफ खोल रहे हैं सर। चलिए मैं अब तक तो पढ़ रहा हूँ, पीडीएफ खोल लीजिए। पेज नंबर की बात करेंगे। पेज नंबर आपका कितना हो जाएगा? पेज नंबर आपका है 17, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, चैप्टर नंबर 2। इससे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा टफ भी है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, मैंने इसे देखा है। चैप्टर नंबर 2 जो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। स्टारफिश जिसको तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, ठीक है। भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकलती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है, ठीक है। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है। दोनों कथन सही है, ठीक है। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, ठीक है। इसका प्रश्न का व्याख्या जरा हम लोग देखते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। तारा मछली भोजन को सीधे आमाशय में ग्रहण करती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, ठीक है। कवच खुलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है, ठीक है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा धीरे धीरे मतलब पचता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में फिर से आपको विचार करने हैं। पाचन रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो पाचन में मतलब सहायक है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पाचक रस, ठीक है, सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो पाचन में सहायक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, ठीक है, आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा, ठीक है, आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। अर्थात एक कथन सही है, पहला कथन दो वाला सही है। गलत है। पहला गलत है। दूसरा गलत है। जटिल जी सर। अणु से को सरल में श्रृंखला में बदलेगा। convert हाँ,
इसमें तो बोला नहीं कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन क्या है आपका असत्य है, डेट मीन्स आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला कथन असत्य होने के कारण क्या है उस पर जरा हम लोग बात कर लेते, तो इसका व्याख्या देखते हैं, तो देखते क्या मिलता है। तो कथन एक असत्य क्योंकि पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। आहार नाल एवं समन्द ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का मतलब क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। आमाशय की ग्रंथियां, ठीक है, भित्ति क्षुद्रांत एवं आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है जो पाचन में सहायक होते हैं, अतः कथन 2 क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर स्टेटमेंट देखेंगे तो क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा कह रहा है यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करती है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, क्योंकि ये तो करता है ना सर। हाँ ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी है, तीसरा। अच्छा तीसरा स्टेटमेंट भी है जी। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तीसरा सही है सर। 1 और 3 सही होना चाहिए जी, बिल्कुल सही दिया, क्योंकि यकृत ही पित्त रस का स्रावन करती है और इसी की थैली में यानी गॉल ब्लाडर में यह संग्रहित होता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लाडर का बिल्कुल 1 और 3 स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन पढ़िए। वही दिया है सर, क्योंकि कथन 2 गलत है, क्योंकि यकृत पित्त रस का स्रावन करता है जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, गॉल ब्लाडर कहते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है ना, दूसरा में लिखा था कि यह पित्त रस को स्रावित नहीं करता है, जबकि यह पित्त रस को स्रावित करता है और गॉल ब्लाडर में ये होता है सर। और ये गॉल ब्लाडर में जो ये जो जूस होता है ना पित्त वो होता है पाचन में, वसा के पाचन में सहायक होता है, फैट के पाचन में सहायक होता है जी। चौथा क्वेश्चन है सर, रूमेट अथवा रोमंथी जंतुओं, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। दूसरा कह रहा है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। तीसरा कह रहा है बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, इसे रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। तीसरा तो सही है, तीनों सही है, तीनों सही है, सही है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित है। यही कारण होता है ये लोग का ना, आमाशय यानी जो स्टोमक होता है ना सर, बड़ा होता है, जबकि मनुष्य का स्टोमक छोटा होता है। यह भाग रूमेन यानी जहाँ इसका भोजन जमा होता है उसको रूमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। जुगाल को इंग्लिश में कड लिखा है, जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथ यानी जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसी कारण ये घास नहीं खा सकते। जबकि पहले जुगाली करने के समय कौन सा गैस लीकेज होता है, मिथेन होता है क्या जुगाली के समय में? जी सर, मिथेन ही होगा ना जी। ऐसे भी पहले के शायद पहले घास फूस तो सब खा लेता था ना, इसी के कारण अपेंडिक्स जो था वो उसी का ये है उदाहरण है सर। लेकिन अब वो कच्चा मांस के लिए था। अपेंडिक्स वाला जो यूज होता था वो कच्चे मांस खाने के लिए होता था। वो अब सिस्टम इसलिए ही हो गया क्योंकि अब कच्चा तो खाते नहीं है, उसके लिए था ज्यादा। पहले तो सब कुछ खा लेता था ना, पहले ऐसा थोड़ी था। जी मैम, मतलब घास फूस ये सब। जी मैम। हाँ वही इसीलिए अब उसको अवशेषी अंग हो गया, अब वो नहीं खाता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कीजिए। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है।
यानी सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल्ड अमीबा एनिमल्स, अपनी हाँ ठीक। जी, अमीबा अपनी प्रकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। तीसरा कह रहा है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घनियां होती है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी यानी तीनों बताइए। सही है। सिंगल तीनों सेल सही तो है सर जान जी, रहे थे। धानियां पाई जाती हैं। चलिए ठीक है, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, किसके बारे में? अमीबा के बारे में। सिंगल सेल जीव होता है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलते रहता है, ये भी सही है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियां होती है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही लिया है, ठीक है। अच्छा तो प्रश्न था, घनिया इसका का मतलब सोल्यूशन करिए। वैक्यूल्स होता है। घनिया क्या हमको होता है? नहीं समझ में आ वैक्यूल्स रहा होता था। है ना, वैक्यूल्स होगा जी सर। घानिया का मतलब, है दिया हुआ ना जी वैक्यूल्स। जी, पर इसका सोल्यूशन पढ़िए ना, क्लियर हो जाएगा। सेम चीज दिया हुआ है सर, तीनों ऑप्शन को उतार दिया है यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। ठीक है, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म सर। इसको मिलान करना है। अमाशय, अमाशय क्या हो हम्म जाएगा? सबसे हम्म। बड़ी ग्रंथि जो यकृत हो जाएगा, यानी 4 का 1 होना चाहिए। 4 का अमाशय की 1 बात, जिसमें कि बरियात, यकृत ऑप्शन की बी। बात करेंगे तो सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। बरियात में क्या होता है? बरियात में, छोटी आंत में पचे हुए अमाशय भोजन। सर जी अम्ल का निर्मोचन हो जाएगा, HCl बनाता है ना अमाशय हाँ है। ठीक है। जी, पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण तो छोटी आंत करती है ना, ये तो छोटी हाँ, और और जल का जल का अवशोषण बड़ी आंत अवशोषण करती है। बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। तो जल कौन का सा सही है? अवशोषण इसका जल ऑप्शन और कौन सा? बी खनिज हो का। जाएगा। बी कौन हो जाएगा? बी हो ऑप्शन बी जाएगा, सर। ठीक है। जी, ठीक है, बी हो जाएगा। अमाशय में सोल्यूशन एक पढ़ना है क्या इसका? म्यूकस। जी सर, अमाशय में ना एक म्यूकस होता है, म्यूकस का लेयर हम्म होता है। वही आपको वही ना, HCl को बाहर नहीं HCl का वो निकलने करता। देता। जी सर, उसको कवर करके रखता है। और तो इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी तो सब वही चीज दिया हुआ है। चले स्किप दे हाँ सॉल्यूशन, सब ठीक है। तो नेक्स्ट सब कीजिए, जल्दी जानते जल्दी हैं। कवर करना है। 7 क्लास का पूरा एनसीईआरटी करना है आज, ठीक है। 6 आपका हो निम्नलिखित गया है कथनों कवर। पर। 1 मिनट, 6 जी कवर सर। हो गया आपका। 8 भी कवर हो जी गया है। सर। जी 7 सर। करेंगे तो 6 to 8 कवर हो जाएगा, उसके बाद 9 10 हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर जी क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है। दूसरा कह रहा है हम्म इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। उपयुक्त में से कौन सा नहीं, कथन उसी सही है? रूप में नहीं होता है, उसी बदल रूप में जाएगा नहीं होता है, पाचन के हाँ, बदल समय। जाएगा ना। हाँ हाँ, हाँ, उठ जाएगा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में वसा का ग्लूकोज बन महत्वपूर्ण खाद्य जाता है। कार्बोहाइड्रेट संगठन है, ये तो ग्लूकोज में। सही है। हम्म, इसका जी सर, इसका पाचन कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लूकोज में हो शरीर के जाएगा। इसी रूप में होता है, तो गलत है, ठीक है। किसमें बचे? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें? ग्लूकोज में प्रोटीन। ग्लूकोज बदलेगा, में वसा वसा ग्लिसरॉल में बदल फैटी जाता है। फैटिक एसिड में ना। हाँ, ग्लिसरॉल में। हाँ पहले फैटिक एसिड फिर ग्लिसरॉल में बदलता है, और प्रोटीन अमीनो अम्ल अम्ल में ठीक है, बदल जाएगा। सब बदल जाता है। इसलिए बिल्कुल। ये लास्ट वाला, जैसे ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में, और प्रोटीन के पाचन मतलब एमिनो अम्ल के, एनिमो अम्ल के रूप में होता है, ठीक है। चलिए जी 8 सर। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर पढ़िए। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है हम्म कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कह रहा है वसा वसा अम्ल यानी फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा कह रहा है हम्म प्रोटीन एमिनो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी है सर, चीज को लिख प्रोटीन तो दिया एमिनो अम्ल। सर। हाँ, तीनों तीनों सही है, वो जो अभी हम लोग पढ़े उसी को लिख दिया सर। बिल्कुल। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वसा वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फैटी अब एसिड, प्रोटीन हाँ, अमीनो फैटी अम्ल में एसिड और परिवर्तित हो जाएगा, ग्लिसरॉल ठीक में। है। चले, प्रोटीन अमीनो अम्ल की बात करें, ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते 20 हैं? 20 20 सर। प्रकार के, ठीक है। मतलब चाहिए कितना चाहिए, हमारे जरूरी कितना, बॉडी में कितने का निर्माण हो जाता है, सो मैं क्वेश्चन कर देखिए, रहा था। 10 आवश्यक होता है, 10 अनावश्यक होता है। जो आवश्यक होता है वो बॉडी के बाहर होता है, और अनावश्यक शायद बॉडी के अंदर बनता है। इसका कंसेप्ट उल्टा है। अनावश्यक बोलने के कारण ही हम लोग उल्टा समझ जाते हैं, लेकिन नहीं, वो बॉडी के अंदर बनता है सर, जहां तक अच्छा, हमको याद है। सही ही याद सही है होगा, मैम, ठीक है। सही बोल रही हैं। चले, जी, सोल्यूशन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं इसका, क्योंकि 2 बार हमको तो ऑलरेडी नहीं हो लगता चुका है। सर, बस वही लिखा है। अब म्यूकस का क्या बताए थे? HCl को मतलब कंट्रोल करके रखता है, मतलब डायरेक्ट बॉडी के नहीं, वो कंट्रोल हाँ में नहीं लेयर आने देता होता है सर। म्यूकस। एक बिल्कुल। म्यूकस लेयर होता है।
जैसे स्टोमक के अंदर एक म्यूकस लेयर होता है जो HCl को बाहर नहीं निकलने देता है। वही कभी कभी आपको जो गैस बन जाता है ना या खट्टा ढकार आता है, तो कहते हैं ना कि जैसे आपको एसिडिटी जिसको कहते हैं, तो एसिडिटी में होता क्या है, वही लेयर कभी कभी लेयर के बाहर चला जाता है किसी कारणवश से, तो वो या बहुत ज्यादा भूखे रहते, तो इस वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है। मोबाइल को वही दूर रखिए, सांसों की आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए, रेशो से वस्तु तक पढ़िए, चैप्टर नंबर 3। जी सर, चैप्टर 3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है, रेशम कीट के कोष से प्राप्त होता है, नहीं कोकुन से प्राप्त होता है। उसी को बोलते अच्छा, हैं, तीसरा कह रहा है, कोकुन को ही उसी को कोष बोलते हैं, बोलते उसे हैं। कोकुन को ही कोष कहा जाता है। अच्छा हाँ, अरे मोबाइल दूर रखिए ना, आवाज बहुत आ रही है। क्यों सांस के सामने मोबाइल को क्यों रखी हुई है? थोड़ा डिस्टेंस करके रखिए उसको। किनका आवाज आ रहा है? मेरा अर्चना, सर? अर्चना मैडम का, आपका नहीं, हमको आपका। ठीक आपका है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु। तीसरा विषय तीनों सही है सर, इसमें तो कोई डाउट तीनों है सही है, नहीं। ठीक है। आप हमें ये बताएं, रेशम के उत्पादन में कौन सा स्टेट प्रथम नंबर पे आ गया है? रेशम के उत्पादन कर्नाटक। बिहार, कर्नाटक सब दिन से है, ठीक है। हमको ऊन में पूछना चाहिए, राजस्थान हम तो आ गया, बिहार ठीक है। स्पेशल पढ़ते हैं तो बिहार याद करते हैं सब कुछ। चलिए ठीक है। बिहार में तीनों प्रकार का रेशम शायद पाया जाता है ना? हाँ, जी सर, मलबरी, तसर हो गया, मलबरी हो गया, और कौन सा रेशम? एक और रेशम था भागलपुर में कौन सा पाया जाता है? भागलपुर में तसर और मलबरी ना। तसर। बेगूसराय में स्पेशली मलबरी क्या? भागलपुर में 2 पाया जाता है, एक जगह कोई पाया जाता है, याद नहीं आ रहा है। चलिए इसके पीछे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे तो सही है, जंतुओं से प्राप्त वाला रेशे जांतव रेशे कहते हैं, ठीक है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते, सही है। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु, ये भी सही है, ठीक है। एक खरगोश का किस्म बताइए जिसे रेशा मतलब प्राप्त होता है। अंगोरा। बिल्कुल, अंगोरा सही है, ठीक है। चलिए आगे कीजिए। नेक्स्ट उसी का क्वेश्चन भी आ गया सर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अच्छा। पहला कह रहा है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता, नहीं, खरगोश है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अंगोला बकरी भी है, उसको कैसे कर? अच्छा, बकरी भी है मैम, पता नहीं, हम लोग तो जानते थे सिर्फ खरगोश के बारे में। अंगोरा उन बकरियों का है, कहीं उल्टा कंसेप्ट तो नहीं बताया सर? खरगोश, अंगोरा खरगोश से मिलता है। सुनिए, नहीं अंगोरा सर, खरगोश एक बार बीपीएससी आंसर ले लिया था, इसीलिए लोग रट लिया कि अंगोरा खरगोश है। नहीं ले लेने से ना मतलब, वो तो बात का बात है। नहीं, सर्च करके देखिए आप, हमको तो लग रहा है कि अंगोरा चैप्टर पढ़े हुए। यदि बकरी होगा तो खरगोश नहीं होगा, और खरगोश होगा तो बकरी नहीं होगा। बाकी आप लोग अच्छा, हम चैप्टर खोल के देख लेते हैं, आप लोग पढ़िए। ठीक है, इसको थोड़ा सर्च करके देख लीजिए। तीसरा कह रहा है, पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ ऑप्शन ए सही है, 1 और 2, यानी अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा कह रहा है, अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दोनों सही है। तीसरा क्यों गलत है? तो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। अंगोरा बकरी है सर, देखिए चैप्टर में भी लिखा है कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। खरगोश पढ़े हुए हैं, बकरी कैसे हो गए? हाँ, बोल रहा ना, ले लिया था एक बार आंसर बीपीएससी, आप कहीं प्रीवियस ईयर में पढ़े हो। सर्च करके देखिए अंगोरा क्या है, तब ले लिया था खरगोश। ये वाला क्यों गलत है? ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्यों गलत है, बताइए। क्यों कश्मीरी तीसरा कह रहा है पश्मीना शॉल, ना कि अंगोरा से। हाँ, अंगोरा उसमें लिख दिया ना कि तीसरा जो पश्मीना शॉल जो है कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होती है, ना कि अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है सर, इसलिए तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। दूसरा कह रहा है, रेशम फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा कह रहा है, रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। तीनों सही है।
आगे तो हम लोग पढ़ ही रेशम चुके कीट हैं पालन को क्वेश्चन। सेरीकल्चर, रेशम फाइबर रेशे के प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, रेशम कीटों से प्राप्त किया, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। और डीजिए इसको सोल्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, पढ़िए 4 नंबर प्रश्न। इसमें लिखे हुए रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है। अब अग्रणी में तो ऐसा थोड़ी फर्स्ट है, यानी अच्छा उत्पादन होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। दूसरा कह रहा है देखिए तसर मूंगा था सर, मूंगा हम लोग बुला रहे थे नहीं। तसर मूंगा कोसा। हाँ मूंगा ही कोसा रेशम की किस्में है, तो हम्म, दोनों सही है इसमें। ठीक है, यानी बिल्कुल कि दोनों उसका सही जो है, ठीक है। रेशा जो होता है स्टील तक की तार जितना मजबूत होता है। और तीनों ये तो प्रकार हम लोग जानते ही हैं। हाँ तो ये तो सही है, ठीक है, इसका मृदु रेशा जो स्टील के तार जितना मजबूत होता है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले ये रेशम भी सब प्रकार करने जानते की हैं। विधि जरा बताइए, ठीक है। रेशम विभिन्न रेशम कीटों से के द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त होता है। सबसे सामान्य रेशम कीट मतलब शहतूत रेशम कीट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रेशम जिस अवस्था में निकाला जाता है उस समय कीट की कौन सी अवस्था से रेशम प्राप्त की जाती है? प्यूपा सर। कैटपिलर बोलता है उसको ना। हाँ उसी को प्यूपा कहते हैं, उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है बेचारे को, हाँ, ठीक है। हाँ चलिए प्यूपा। 5 नंबर प्रश्न पढ़िए, 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई। दूसरा कह रहा है प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। देखिए रेशम रेशम की का खोज तो खोज सर्वप्रथम चाइना भारत में में हुआ नहीं हुई थी, था। ठीक है, चीन में चाइना हुई में। थी, इसकी ठीक कहानी एक मैं सुना देता हूँ, ठीक है। चाइना का राजा बड़ा परेशान था, वो अपने उसे मलबरी का पेटा सब पे देखा, कीड़ा लग गया, बहुत ज्यादा परेशान था, देखा होता क्या, बहुत दिन तक उसको समझ में नहीं आया, बाद में पता चला से इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बार बात करेंगे तो ये आपका रेशम मार्ग की बात के सिल्क रूट के नाम से जानते थे, ठीक है। ये चीन से निकलती थी, एशिया अफ्रीका होते हुए यूरोप पहुंच जाती थी, रोम तक जाती थी, ठीक है। आजकल भी चाइना जो है BRI प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, इसी आधार पर मतलब लॉन्च करना चाहता है, ठीक है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम इसी आधार पर, ठीक है। भारत से जब ये लाइन जब गुजरती थी ना, ठीक है, तो प्राचीन काल में, ठीक है, कुषाणों का इसमें मतलब प्रतिनिधित्व होता था, ठीक है। अब बाद में जाके आप देखेंगे तो रेशम का व्यापार पे, ठीक है, आप टीपू ने भी मतलब बहुत अच्छा मतलब काम किया रेशम और चंदन के व्यापार को लेकर, ठीक है। टीपू ने भी काफी अच्छा काम किया था, लेकिन प्राचीन काल में कुषाण का इस पे कंट्रोल होता था, ठीक है, जो कि BPSC आपका प्रश्न यहाँ से पूछ भी चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका ये दूसरी बात ये भी प्रश्न पूछा, ये केवल आपका बाई सी नहीं जाता था, ठीक है, बाई रोड भी जाता था। कहीं कहीं पूछ देता है रेशम मार्ग जो था केवल मतलब, ठीक है, समुद्री मार्ग से नहीं, बाई रोड भी जाता था, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चौथा चैप्टर फिजिक्स का आ गया, उष्मा है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो पास्कल, ये तो सब जानते हैं, दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल तो आपका पास्कल। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तीनों पे बता दीजिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तीनों पे बताइए। सेल्सियस में तो 37 ना होता है, 37 के लगभग में। 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 37 हाँ, पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है बिल्कुल। सर। 37 पॉइंट और होता है, 36.9 होता है सेल्सियस पे, 36.9 है ना सर? 36.9 होता है, लगभग 37 हम लोग बोलते हैं सर। हाँ ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 36.9 हो गया, ठीक है, 98 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। केल्विन में 98.4। 210 होता है क्या केल्विन में? केल्विन में कितना केल्विन होता है ह्यूमन टेम्परेचर? 210, वो सर 300 निकाल लेंगे सर, 300, 273 310 प्लस होता है 37। 273 प्लस सेंटीग्रेड में करते हैं ना, केल्विन का हमको याद नहीं आ रहा 310 सर, हो सकता है 310 होता है, कितना 310 होता होता है? है। 310 ना, वही 310.2, लग रहा था। ठीक है, पूछ देगा, ठीक है। जी 310 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। कभी कभी रूम के टेम्परेचर भी पूछता है, रूम के टेम्परेचर पे क्या होगा, कमेगा कि बढ़ेगा? रूम का टेम्परेचर कौन तो सा जैसे बाहर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड कमेगा करेगा ना ना सर? सर। हाँ, बाहर के हाँ टेम्परेचर कम डिपेंड जाएगा करेगा। बिल्कुल, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, 20 डिग्री बोल रहा हूँ मैं, क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ऊष्मा सदैव गर्म वस्तुओं से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा कह रहा है द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा हस्तांतरित होती है। तीसरा कह रहा हुआ प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के
गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है, चालन कहलाता है। आई थिंक तीनों सही है। जी सर, तीनों सही है। उष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत, ठीक है, ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है, तो सही है आपका, ठीक है। द्रव और गैसों में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। द्रव और गैसों में उष्मा जो होता है संवहन के द्वारा, ठोस में चालन के द्वारा, ठीक है, द्वारा। तो सही है। जी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है। चलिए पढ़ना है सोल्यूशन क्या है इसका। जी सर, इसमें कह रहा है उपयुक्त तीनों कथन सही है। उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा हस्तांतरित हो सकती है, चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। ठोसों में प्रायः उष्मा चालन एवं द्रवों में ठोसों में प्रायः उष्मा चालन एवं द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा हस्तांतरित होती है। यानी ठोस में जो होगा चालन द्वारा और द्रव और गैस में संवहन द्वारा। विकिरण द्वारा उष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए वो तीनों में अच्छा, वो बिना माध्यम के ही संचरण कर सकता है विकिरण। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है, उसको चालन कहते हैं। तो विकिरण के द्वारा उष्मा के हस्तांतरण की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो सूर्य का रोशनी जो हमारे तक पहुंचता है, कौन सा माध्यम, विकिरण ही होता विकिरण है, से ही होगा। ठीक है। जी सर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ इसको से प्रश्न मिलान पूछता करना है। बीपीएससी। स्थल समीर बहने का समय क्या होता है। स्थल समीर का, इसका होता है रात के समय जो बहता है ना, उसको स्थल समीर कहते हैं। समुद्री समीर बहने का समय जो होता है वो आपका होता है दिन के समय होता है, ठीक है। गहरे रंग के कपड़े कब पहनेंगे, तो ठंडा के समय आप गहरे रंग के ठंडा कपड़े के पहनेंगे, समय। ठीक है। हल्के रंग के गर्मी कपड़े में कब पहनेंगे, जैसे व्हाइट कपड़ा कब पहनेंगे, तो व्हाइट जी, कपड़ा कब गर्मी पहनेंगे, में। तो आप गर्मी के समय में आप पहनेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्थल समीर रात के समय, समुद्र समीर जो होगा आपको दिन के समय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। जी सर, चलिए आगे चलते हैं। इसको सोल्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत है क्या। ये पढ़ दीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ दीजिए, कभी कभी पूछ देता है। नीचे वाला तो गहरा वाला और ये वो हल्का नहीं, वाला वो नहीं सभी पढ़ना है, जानता ठीक है। हूँ। ये रात्रि वाला जी पढ़ सर, दीजिए, हाँ, हाँ। रात्रि वाला मैं पढ़ देती हूँ। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। यही रीजन भी होता है इसका, जो हवा बहने का। दिन के समय स्थल क्या होता है, जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। स्थल की ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर से आने वाली इस ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलने लगती है, जो स्थल समीर कहलाती है। ये रात्रि के समय चलती है। यही चक्र होता है सर आपका, जो मेघ बनने का काम होता है ना। मतलब ऊपर जैसे बाष्पीकरण होगा, दिन में बाष्पीकरण होकर के वो फिर ठंडा होगा, तब बारिश होगी। वो जो बादल बनने का क्रम होता है ना, इसी के कारण होता है। ऐसे भी हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर जाता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ऐसे लो ही होता प्रेशर है। से हाई से लो, उल्टा बता रहे क्या, हाई से लो जाएगा ना। हाई हाई से लो जाएगा। हाँ, वही तो हाई से लो जाएगा, वही तो मैं वही बोल तो रही हूँ, बोल हाई रही से लो। अच्छा जी सर, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है डॉक्टर थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दूसरा कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही सही हाँ है। ठीक है, तो पारा का प्रयोग तो ठीक है किया जाता है यहाँ पे हमारे इधर, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे क्या चीज का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल। अल्कोहल का। बिल्कुल, इसके जगह पे अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। क्योंकि वो जानते सर 115 डिग्री के सेंटीग्रेड पे न जमता अल्कोहल, आई थिंक। अल्कोहल, हाँ, माइनस में। माइनस में, हाँ, -115, वही हमको लग रहा था। इसीलिए तो थोड़ा सोच रहे थे सर कि हम कहीं गलत तो नहीं बोले। ठीक है, हाँ, -115 डिग्री पे सर एक जमता है। पायरोमीटर है, उसका 2000 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, वो क्या चीज के लिए होता है। वो तो वो सूर्य का उसके लिए उसको की उसको गर्मी को बोलते हैं ना। ना फैक्ट्री, उसके बोलते हैं ना हाई टेम्परेचर ना, फैक्ट्री वगैरह ताप वगैरह को मापने के लिए होता है।
अच्छा, हाई टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक। हाई टेम्परेचर। अब पायरोमीटर से सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य के तप पायरोमीटर से बिल्कुल सूर्य का ताप माप सकते हैं पायरोमीटर से। हाँ, क्योंकि उसकी जो आप बता रहे हैं ना 2000, उससे भी एभव होता है वो काफी, जैसे कि हम जो उसको सूर्य के बाहरी स्तर ये को जो झेल थर्मामीटर जो नहीं कि डिग्री क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर इसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी सर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित, उल्टा लगता लिख दिया। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। अच्छा, हम उल्टा सोचे, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों पहला को वाला गलत है, पहला वाला वही तो गलत है। गलत लग रहा है, क्योंकि लगता है उल्टा लिख दिया है ना मैम। 2 मिनट आता गहरे हूँ, रंग की देखिएगा। वस्तुएं, कहाँ मैम ले रहा है आंसर? आंसर भी तो बी ही ले रहा है कि केवल 2 सत्य अच्छा हैं। पहला वाला हाँ, गलत। केवल 2 सत्य है। अच्छा मैंने गलत देख लिया, ऑप्शन ही गलत देख लिया। जी जी मैम, चलिए, तो बार बार पढ़ने के बावजूद लग रहा है गलत कैसे दे दिया आंसर। ठीक है, मैं ही गलत पढ़ रही थी, ठीक है। वो तो इस पहला तो समझ में ही आ गया कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरण को ज्यादा अवशोषित करती है, ना कि कम अवशोषित करती है। और दूसरा, ऊनी वस्त्र हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ये उष्मारोधी होते हैं तथा इसके रेशे के बीच वायु रहती है, इसलिए दूसरा कथन सही हो गया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? पहला कह रहा है लोहे के उष्मा का लोहे के उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा। तीसरा कह रहा है लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा कह रहा है गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही है? तो तीसरा, केवल तीसरा सही है। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हाँ, है कोई क्या? परिवर्तन नहीं। जी मैम। कह रहा है क्योंकि यदि उष्मा का जो इस प्रभाव होता है ना वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु का, यहाँ तो दोनों गर्म है, तो उष्मा का प्रभाव होगा कैसे? शेड्यूल फिर से पढ़िएगा। ऐसे बोल रहे, क्या जी बोल रहे सर, हैं? शेड्यूल बोले, इसको फिर से पढ़िएगा सोल्यूशन को। जी सर, यहाँ पे जो कर रहा था, क्वेश्चन ही कर रहा था कि किसी निश्चित ताप के लोहे, यानी लोहा भी तप्त है और उसी ताप के, यानी उतना ही जितना टेम्परेचर लोहा का है उतना ही टेम्परेचर जल का होगा और जल में डुबाया जा रहा है, इसलिए कह रहा है कि ऑप्शन सी सही है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का तापमान सेम है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कह रहा है उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। चूंकि लोहा का गोला एवं जल समान ताप पर हैं, अतः उष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा अर्थात ना तो गोले से जल की ओर जाएगा और ना ही जल से गोले की ओर होगा। इस प्रकार किसी के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उष्मा का हस्तांतरण होने के लिए तापांतरण की आवश्यकता होगी, 2 वस्तुओं में ताप का अंतर होना चाहिए। जी जी हाँ बिल्कुल, एक मतलब क्या होना चाहिए, एक कोई कम टेम्परेचर का होना चाहिए, एक कम ज्यादा होना टेम्परेचर चाहिए, का। हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तब ना जाएगा, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा ना। जी सर, गर्म जी से सर, ठंडा गर्म की से ओर ठंडी जाएगा। ठंडा कहीं हो जाएगा। चलिए 7 नंबर वही प्रश्न पढ़े जरा। सेम कंडीशन हवा का भी था सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वही हाई चीज प्रेशर यहाँ से भी लो हो। प्रेशर, तब तक तूफान आती है ना। जी सर, तूफान कहाँ पे? तूफान का जो हाई प्रेशर ही होगा ना, कि लो प्रेशर होगा? सर लो तूफान में प्रेशर, लो प्रेशर होगा। साइक्लोन का तो लो प्रेशर ही होता है ना, चक्रवात वाले का। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। स्टेनलेस स्टील, कोई वो इस्पात, स्टेनलेस स्टील की स्टेनलेस कड़ाही, इस्पात।
हाँ सर, वही हुआ। इस्पात को ही स्टील बोलते हैं। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, पहला कारण तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है। ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि ऑप्शन डी होगा, तभी तो वो जल्दी से हिट होगा। बाकी तो ऑप्शन ऐसे ही छाट लीजिएगा आप। इसमें आंसर भी वही लिख रहा है कि तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, जिसके कारण उष्मा बर्तन की तली को बेहतर तरीके से फैलाती है तथा भोजन अच्छी तरीके से पकता है। बाकी सब चलिए कथन शर्मा जी क्या पढ़िए, है? करवाइए। बाकी जो बच गए 2-3 लेसन और रह गया है, फ्री है ना? अम्ल, क्षारक और लवण, ये वाला चैप्टर हो जाएगा। हाँ। सूची एक को सूचित सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, अम्ल का नाम है और पदार्थ का नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है? चीटी वाला ही होता है। ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसमें हो जाएगा सर। चूने का पानी, अच्छा, चूने का टार्ट्रिक पानी। अम्ल तो खट्टे में चला जाएगा, इमली और अंगूर चला जाएगा। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन। हाइड्रोक्साइड साबुन। साबुन में NaOH हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन होगा कि खाने का सोडा होगा? नहीं, नहीं वो सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने का बाइकार्बोनेट सोडा। होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का। ये तो हाँ, और वही हो गया, सोडियम भारी भारी कार्बोनेट पढ़ होता लिए, है हल्का धोने में का। गलती हो रहा है। सोडियम, हाँ सर, जी, थोड़ा वो सा कंफ्यूज धोने कर का दिया। होता है। चलिए पढ़ दीजिए देखिए, इसको, थोड़ा सा इसमें क्या होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिल्कुल, एसिटिक अम्ल, जी, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। और नींबू फुल के जो होता है सिट्रस, खट्टे फल, संतरा, नींबू, इन सब में होता है साइट्रिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और आंवला और सिट्रस फल सब में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की प्रचुरता होती है इनमें। और इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये सब पके हुए आम ठीक में है, कौन सा होता है? प्राकृतिक। कौन सी विटामिन होता है पके हुए आम में? ए। विटामिन A, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये पढ़ दीजिए इसको क्षारक भी का थोड़ा, नाम ये दिया, भी इम्पोर्टेंट। क्षारक का नाम दिया हुआ है, उसके पदार्थ का नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक। ये डिटर्जेंट को बोल रहा है, मार्जक को। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने पीडीएफ नहीं खोली, मैं इससे ही पढ़ रही थी फोन पर। PDF निम्नलिखित कथनों पर, में भेज रखा हूँ, ऐसे एडमिशन में डाल दूं क्या? नहीं सर, वो भेज है दे PDF सही। क्या? पेज ठीक नंबर है, बता दीजिए सर। सर पेज इसमें ही नंबर पढ़ देते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, पढ़ रख देते। दीजिए ऐसा, ठीक। दूसरा प्रश्न है, उदासीन विलयन लाल तथा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। दूसरा है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तीसरा इंडिकेटर है, ठीक स्टेटमेंट है। है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तीनों सही है। और अम्ल वर्षा किस चीज से होती है ये भी बता दीजिए। SO2 NO2। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सही है, सभी ये दिए हुए हैं सर, पढ़ देते हैं। पर ऐसे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर सूचक का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के अम्लीय होने का कारण प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन बनाने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं।
नहीं हम्म। न दूसरा मिलाया वाला जाता है। सही का गलत चीज है। इसमें सर जिप्सम मिलाया जाता है ना, जिप्सम। हाँ अगर मैं हाँ सही हूँ तो देख लीजिए सर, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। चूना मिलाते हैं ना। इसका हाँ हाँ आंसर एक ही सही है। अच्छा अच्छा, रासायनिक जिप्सम किसी चीज के लिए मिलाया जाता है, वो मुझे ध्यान नहीं क्या कम करने के हाँ, लिए अभी मिलाया हमको जाता भी है। याद आ रहा है। जी जी, रासायनिक उर्वरकों का लवणीयता अत्यधिक क्या है? उपयोग। जी लवणीयता को शायद, कम करने के लिए। नहीं मैम, शायद क्षारीय वाले को नॉर्मल करने के लिए मिलाती है, ये मेरे को ध्यान नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगी। अच्छा, पढ़े एक्सप्लेनेशन पढ़ पढ़े हैं लेते हैं। तो पता चलेगा। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, अतः कथन एक सही है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती, ये तो पता ही है भाई, पादप नहीं होंगे फिर। अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उपयोग में लाते हैं। जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। अगर क्षारीयता कम करनी हो, ठीक है, तो जैव पदार्थ प्रयोग कर लो, और अम्लीयता को करनी हो तो क्या करेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, बस ऐसे याद कर लेना। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। दूसरा कथन है, अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। तीसरा कह रहा है, चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। अब इसमें बताएं कौन से कथन सही हैं, ये सही तीनों पूछ सही रहा है। है। सही। तीनों सही हैं, ठीक है। पहला अगर जो दूसरा तो आपका पता कारखानों था से कि अपशिष्ट सही निकल रहा है, है। ठीक है, जी। इन्हें क्षारीय मिलाकर उदासीन बना देते हैं, बस यही है, ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरा जी तीसरा का तीनों कुछ नहीं सही हो किया गए। नहीं। लगा देते हैं ना, इसमें वो भी चींटी लगा के देते डंक हैं ना, के क्या प्रभाव। बोलते हैं उसको, अरे घर में जो सोडा वगैरह भी लगा देते हो तो सही हो जाता है। अरे सर नमक हाँ, वगैरह भी, गांव देहात में देखिएगा तो डिटर्जेंट बोलेगा भी लगा नमक सकते हैं, घसने अगर से। कुछ अरे नहीं है हाँ, तो गांव में तो हाथ करे डिटर्जेंट था, भी लगा। मिट्टी लगा देता, मिट्टी लगाने से बोलता है ठीक हो जाएगा, मिट्टी मेरा कुछ कर लो। पेड़ पौधा भी मिलता है ना, अब एंटी मिट्टी भी एसिड तो, का काम करता है, अब उसको इसका बोलता है वो तो रगड़ने पढ़ने से की ठीक जरूरत हो है नहीं है, जाता है। पढ़े एक्सप्लेनेशन, चलो पढ़ देते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, ऐसे पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में विसर्जित किया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं, अतः क्षार मिलाकर उनको उदासीन किया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता से अपाचन हो जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल यानी कि इसका एंटी एसिड हो गया ये, लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, सर ऊपर करिए स्क्रीन PDF को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, तो दोनों ही इसीलिए कथन तो सही थोड़ा हैं। पूछा। हाँ। हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती, फिर भी खाने के पश्चात यदि हम, सर ये कुछ ज्वाइन कर रहा है तो इस पे आ जाती है बार बार लाइन, यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयां व अन्य पदार्थ भी दांत के क्षय हेतु उत्तरदायी होती हैं। दांतों की अम्लता दूर करने हेतु टूथपेस्ट में नमक यानी कि क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा। अब आ जाएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अच्छा ये बताओ, भौतिक परिवर्तन होता है क्या और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अगर कोई एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सके। भौतिक परिवर्तन में है ना, जो चीजें पहले हो मतलब अगर
उसका रूप परिवर्तित हुआ हो तो वापस से उसको उसी अवस्था में ला सकते हो, या फिर उसका भौतिक में होता है कि दूसरा आप रूप एज इट भी इज वापस ला परिवर्तित हो सकते हो। सकता है। उदाहरण हाँ, में लेकिन एक रासायनिक उदाहरण परिवर्तन में में एक बार अगर परिवर्तन हो जाएगा जी तो वापस वो मतलब वो अपना मैम, रूप नहीं अगर ले सकता। मैं कागज जला देती हूँ, मैं कोई पेपर जलाती हूँ, तो वो भौतिक हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा, मैं क्योंकि पेपर वापस से उसको रासायनिक हो देखिए जाएगा वो। है ना। जी मैम, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते वापस से हैं। आप उसको कागज में चलो परिवर्तित जी, कर देखते हैं कौन कितना सही है, देखते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। कोई मैं इनकी हिंदी इतनी अच्छी उल्टा समझ लिख नहीं पा दिया रही। है, अच्छा उल्टा अच्छा लिख अच्छा, दिया, भौतिक उत्क्रमणीय इनकी होगा, हिंदी रासायनिक उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय। और जबकि रासायनिक अनुक्रमणीय इनकी हो कोई जाएगा। इनका थोड़ा कोई अर्थ शांति बना बता के, दीजिए। थोड़ा आराम से शांति अनुत्क्रमणीय बना के, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। अब इसका मतलब होता है जो रिवर्सेबल होता है उसको बोलते हैं ना। सर, उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, जिसको हम दोबारा हम्म प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए बोले हम अनुत्क्रमणीय का उल्टा मतलब लिख। रिवर्सेबल नहीं होता है, बिल्कुल। अनरिवर्सिबल, हाँ, नहीं प्राप्त कर दिया जा दूसरा सकता। दूसरा कथन है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। बन तो सकते कथन सही है, दो ही हैं। सही है। दूसरा पहले सही। वाला कथन में जैसा मैम ने बताया है वो इन्होंने मतलब उल्टा लिख दिया है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक अनुत्क्रमणीय, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा पढ़ना आप परिवर्तन इसको, जिन ठीक है। पढ़िए, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक हम्म परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदलती है। अर्थात इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, अब बर्फ बन गया तो क्या हमसे बाहर निकाल दूंगी फ्रीजर से तो पानी बन जाएगा वापस से, ठीक है। जी गर्म करने पर पुनः पानी में बदल जाता है, सही बात है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, ठीक है। तो हम्म कथन एक गलत था। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इस दौरान ध्वनि का उत्पन्न होना, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का हम्म बनना या उसमें परिवर्तन होना भी हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। दूसरा हम्म प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, पहला है कागज को फाड़ना, दूसरा है रंग में परिवर्तन होना, तीसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, चौथा है कागज का जलना। तो सिर्फ पहला ही तो सही है, कागज को फाड़ा तो वो जुड़ भी तो जाएगा, उसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं उसकी अवस्था में, ठीक है। निश्चित जी रूप से कागज को फाड़कर पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके टुकड़ों के गुणों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। मैं कहना यही चाह रही थी, शायद वर्ड कुछ और हो गए, ठीक है। तो अन्य सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, रंग में भी चेंज रंग हो में रहा है, परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल और बनना, ऑक्सीजन का मिलकर ठीक है, जल और बन रहा है और कागज का कागज जलना। का मतलब जलना। इसको आप फिर से आप तो हम रिवर्ट नहीं कर जी, सकते हो, ठीक है, यू कांट रिवर्ट हाँ, इट, हम ठीक इसे है। उदाहरण कागज का कागज का जलना बात करेंगे तो केमिकल चेंज है, और मतलब कागज का फाड़ना फिजिकल चेंज हो जाएगा, यही ना। जी सर, कागज जल गया ना फिर तो वो राख हो गई, सब वापस आप कागज कैसे बना सकते हो? लेकिन कागज को फाड़ा, वो टुकड़ों में दिख तो मुझे कागज ही रहा है, मैं उसे मतलब साइंस की बिल्कुल भाषा में तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जुड़ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल। मैम निम्नलिखित इसमें कथनों जो पर तीसरा विचार। ऑप्शन है, जी मैम, तीसरा पर ऑप्शन जो वापस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, तो क्या जल से ये भी एच टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं? कर सकते एच हैं, टू जी, कर वही तो सकते कैसे? हैं, है, इसमें क्या मुझे दिक्कत डाउट है? लेकिन ये आपका लेकिन मैम केमिकल कोई चेंज में ही अशुद्धि आता है, थोड़ा ठीक नहीं है। है ये, मैम देखिए, कोई सुनिए अशुद्धि सुनिए, थोड़ा नहीं हो सिर्फ जाएगी एक, जी एक मिनट, सिर्फ एक चीज यही नहीं जी है कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और कई सारे जी शर्तें हैं। जब जी, हाइड्रोजन और बहुत ऑक्सीजन सारे। को हम मिलाएंगे तो उनके अंदर के अणु में परिवर्तन आएगा, ठीक है, नया पदार्थ बनेगा। और भी तो जी शर्तें हैं रासायनिक परिवर्तन के, सिर्फ एक ही शर्त जी मैम, थोड़ी कि बहुत हम उसको सारे। बदल नहीं ये तो सकते। सिंपल है, हम लोग बच्चा से पढ़ते बिल्कुल। हुए आ रहे थे, चलो याद है, और भी बहुत सारे कंडीशंस हो जी सकते जी हैं, ठीक जी है। चले 3 नंबर। ये निम्नलिखित हो गया क्या, कथनों पर दो विचार नंबर हुए? कीजिए। अच्छा, 3 नंबर जी हो कीजिए, गया। हाँ। हम्म निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है, ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। दोनों बताइए सही इनमें है, सही पूछ रहा है। दोनों सही दोनों ठीक है। है, सही। ओजोन O3 ठीक है, होता है ना। दोनों सही। सर ओजोन विघटन एक एक्सप्लेनेशन रासायनिक दिखा परिवर्तन है, ओजोन परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ओजोन की मापने की इकाई क्या है, ओजोन की परत?
डाबसन होती है डॉप्सन और डॉप्सन वो कितनी कितनी उसको नापती है, उसको क्या बोलेंगे, 55 कुछ होता है। मुझे चीजें अधूरी याद आ रही हैं। हमारे वायुमंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन के परिणत हो जाती है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। ये पूछ रहा है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भाई जो लोहे में जंग लग जाएगा उसका वेट घटता ठीक है है, या बढ़ता है, ये अलग से पूछ रही हूँ मैं। बढ़ बढ़ेगा। जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ घटेगा जाता है। दूसरा है पहले लवण बढ़ेगा जल, फिर हाँ घटेगा। जी, नहीं लवण सर, जल, सिर्फ जल घटेगा, बढ़ेगा बिल्कुल नहीं। बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा मैम बढ़ेगा। बढ़ता है, अरे मैम लोहा में बढ़ता जंग है। लगा, बढ़ेगा बढ़ता नहीं। है मैम। बचपन का बात हमको याद आ गया, लोहा में जो मिट्टी के नीचे जो लोहा दब जाता था उसको निकालते थे, नॉर्मली वेट से ज्यादा रहता था, देखते थे मुझे तो बढ़ता याद है, है फिर धीरे धीरे घटता है। नहीं, पहले बढ़ेगा फिर उसको धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेट घटना बढ़ेगा लोहा क्यों में ये जंग शुरू लगे। होगा सर, कैसे? क्योंकि उसको ना जंग लग करके उसकी तो स्थिति खराब कर देगी ना। धीरे बिल्कुल, धीरे लोहा में जंग लग गया तो वो खराब हो जाएगा। उसकी पहले जैसे ही भौतिक खराब होगा अवस्था तो चेंज हो लोहा जाएगी जो ना उसकी। नॉर्मल वजन जी है वो बहुत, तो कम जाएगा ना। हम्म। जी मैम। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो दोनों कथन ये सही है। हम्म। इसमें क्या कह रहा है, दोनों कथन सही हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल की उपस्थिति इस प्रक्रिया को तीव्र करती है। लोहे को जंग से बचाने हेतु जिंक की परत चढ़ाई जी जाती है और जिसे क्या कहते गैल्वेनाइजेशन। हैं, गैल्वे स्क्रीन। गैल्वेनाइजेशन, ये जी सदलेपन। बिल्कुल, ये शब्द लेपन जैसा कहते हैं वो लेपन स्क्रीन कहते की हैं। तरफ। जी सर, अगला प्रश्न दिखाएं। फोर्थ हो गया। रसोई एल्युमिनियम गैस को भी के तो कुछ सिलेंडर, लगाते हैं ना, एक मिनट, एल्युमिनियम के ऊपर भी तो कुछ चढ़ाते हैं ना। नहीं सर, एल्युमिनियम संचार हाँ, धातु तो थोड़ी वो है, तो उस पे खुद किसी परत का बना परत। अच्छा लेता है, ये उसी पूछ चलते क्या लेता अरे है, करेगा। नहीं, ये पूछ, उसका कोटिंग चढ़ाते हैं ना, एल्युमिनियम का उसका परत। कोटिंग किसी रीजन की हाँ वजह से। हाँ, ये पूछ एल्युमिनियम रहा का है परत चढ़ाते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलकर पूछ लेता है कि स्टेनलेस हाँ, स्टील में क्या क्या होता है, तो कार्बन क्रोमियम निकेल मैग्नीज चारों होती हैं ये। इसमें मजबूती जंग के लिए नहीं क्या मिलाते हैं लगती। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में? स्टेनलेस स्टील में बिल्कुल मजबूती के ये लिए क्रोमियम। क्रोमियम। क्रोमियम ठीक है, मजबूती के लिए ठीक है, क्रोमियम। सही है ठीक सर, है, लोहा चलिए। का वजन बढ़ेगा ही, हम ही गलती कर रहे तो थे। बोला तो कुछ ही कुछ याद तो रहता है, वो भी हम भी कंफ्यूज यही करते पढ़ते रहती है आ रहे हैं, आपको। क्योंकि लोहे का वजन बढ़ जाता मतलब है जब फेरस उसमें जंग ऑक्साइड लगता है। बनाएगा ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो फेरस ऑक्साइड बनाएगा ना। ये बात अगर बोलते तो मुझे याद नहीं ही नहीं, नहीं आ रहा था। बचपन में ना हम जी लोग ना मैं, कुछ कुछ सामान को बेच देते थे घर में से निकाल के। ठीक है, तो अभी भी मुझे याद है, एक बार लोहा निकला था जमीन के नीचे से, तो बेचने गए थे और लेने से इनकार कर दिया था, बोला था ये आधा वेट में लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत इसका वेट हाँ बढ़ गया है। ठीक है, तो वही बात अभी तक याद है। चलिए, 5 नंबर। रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, हम्म। फिर यह गैस बर्नर पर जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। जो प्रकरण ए है वो रासायनिक पहला वाला परिवर्तन है। भौतिक जी परिवर्तन मैम, है और दूसरा वाला रासायनिक दूसरे वाला क्या परिवर्तन हो है। जाएगा, रासायनिक। पहला वाला क्या, सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, जो द्रव रहता है, हाँ, ये हो गया भौतिक भौतिक। परिवर्तन है। ठीक है, और ये गैस हम्म। बर्नर पर जलेगी तो क्या हो जाएगा, रसायन। ठीक है मैम। रासायनिक, क्योंकि सिलेंडर में दहन एक द्रव, रासायनिक जी अभिक्रिया मैम, है। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में गैस के रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि गैस हम्म। जलने के दौरान इससे ऊष्मा, प्रकाश तथा अन्य उप उत्पाद बनते हैं, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उप उत्पाद बन जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन हमारा नया चैप्टर है। मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। पहला कथन है। दूसरा है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ा के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। कौन सा दोनों सही है सही है। पूछ रहा है।
तो दोनों ही सही है। ठीक है, अगर हमें प्रतिदिन की परिस्थिति का ज्ञान, मतलब मौसम को वही बोलते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट नहीं, जी नहीं। लगभग 20 साल एक्सप्लेनेशन का में भी डाटा यही दिया इकट्ठा हुआ किया जाता है ना, कितने साल का होता है? 20 साल का होता है। 30 30? 30 क्या 30 अच्छा, हाँ 30 जलवायु के प्लस लिए रहेगा 30 साल का 30 डाटा को इकट्ठा किया जाता है, 20 याद आ रहा है। चलिए ठीक है, 2 नंबर। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। दूसरा है, ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेल्सियस हो जाएगा, सेंटीग्रेड हम्म तक हो जाता है। तीसरा है, हाँ, यहाँ बहुत ध्रुवीय ज्यादा। भालू, पेंगुइन और रेंडियर पाए जाते हैं। फोर्थ है, अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल, सभी सही है। जी इसी सभी को सही प्रवासी है। पक्षी कहते हैं। ठीक है, एक बार घूम के 6 आइए महीने आप दिन, लोग 6 यहाँ से। महीने ठीक रात, है, तापमान पे -37 जी। रेनडियर के सवारी करते हैं सब। रेनडियर का वो बना के, क्या बना के उस पे घूमता है, रेनडियर से खींचता है, क्या गाड़ी। बोलते, स्लेश वाला, जी स्लेश गाड़ी बोलते हैं ना उसको। अरे सर, हाँ कोई जनजाति है ना जो उसका प्रयोग करता है, हाँ, कनाडा जो उसका नाम है, जनजाति, क्या उसका नाम है उसका? रेनडियर का प्रयोग करने वाला जो नाम ही से पिग्मी। नहीं। पिग्मी नहीं है, ये क्या कनाडा नाम है ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाएगी? बहुत फेमस जनजाति है, याद ही नहीं है। इग्लू 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 तो हाँ, उसका तो इग्लू घर तो इग्लू का उसके बता नाम घर दो, का उसको होता है। क्या नाम होता है बोलते मैम, हैं? इग्लू तो हाँ शायद घर इग्लू बना, उसके इग्लू। घर हाँ, का उस नाम होता है। जनजाति को क्या बोलते हैं, उस जनजाति को? मैम ऑप्शन याद दीजिए ना। नहीं आ रहा। छोड़िए। नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा ना सर जी, याद ही नहीं आ हमको रहा। भी वही नहीं ना, याद आ रेंडियर का शिकार करेगा रहा। हाँ तो रेंडियर के खाल से बना हुआ नौका बनाएगा, वो बर्फ पे चलाता है उसको, मैम आप नौका गूगल, बना। हाँ मैम आप गूगल कर लीजिए एक सेकेंड, इतना हम जिसमें अगला कि प्रश्न करते 50 हैं। साल से अधिक उम्र जी। में जीवित नहीं रह सकता है। 50 साल होने पर लोग को आत्महत्या करना पड़ता है। मुझे का नाम ही भूल गए, ध्रुवीय एस्कीमो है क्षेत्र में क्या? पाया जाता है। एस्कीमो जनजाति? एस्कीमो जनजाति, बिल्कुल अच्छा सर। अच्छा हाँ, अच्छा, ये सही एस्कीमो बोले आप, जनजाति। एस्कीमो रेनडियर का जनजाति। दूध होता है, वो क्या चीज की उपलब्धि होती है उसके मिल्क में? नहीं पता सर। दूसरा तो गर्म होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कुछ हाँ होता है उसके बिल्कुल, गर्म दूध तो में, होगा। हाँ क्या गर्म होता है? होगा क्योंकि ठंडा प्रदेश में पाया जा रहा कुछ है तो ना। होता है। टेम्परेचर हाई होता होगा, बिल्कुल। फैट की मात्रा, फैट की मात्रा साथ बहुत ज्यादा होती है, अधिक साथ। ठीक है, तो सर देखना वर्षा पड़ेगा का ही सर। तो परत पाया जाता है, पेंगुइन तभी तो हो गर्म या करेगा। भालू हो, तभी तो वो लोग, हाँ, गर्म रहता और ठंडा उसको, हाँ, नुकसान नहीं करेगा। पढ़ना है सोल्यूशन क्या ये इसका? तो अक्सर नहीं है। लास्ट उपयुक्त वाला सभी प्रश्न कथन सुना। सही तो है। सारा ध्रुवीय कुछ। क्षेत्रों में वर्ष के 6, जी सर, रह गया था, 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 माह सूर्योदय नहीं होता। इन क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, अतः ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। आगे कह रहा है एक्सप्लेनेशन में, सर ऊपर करिए पीडीएफ। ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेंडियर, कश्तूरी मृग, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये इन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है, वो धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। जहां मछलियां लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही प्रवास के लिए चले जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन क्रेनों के लिए राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये प्रवासी मछलियां कैसे पक्षी, रह ठीक है। लेती हैं लंबे समय तक ठंडे जल में? क्या इनका क्योंकि ऊपरी जल जानते भी हैं सिर्फ ऊपरी परत क्योंकि नीचे का बर्फ परत नहीं जमता है। जमता है ना। हाँ नीचे बिल्कुल पानी सर, बिल्कुल। निकलता है। और पता है दैट्स आपको, इसमें वाई से ट्रक भी ये गुजार सर्वाइव देते, कर पता है? जाती हैं। हाईवे निकाल देता है यहाँ से, पता है आपको? ट्रक चलता है इसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना बढ़िया से, मतलब ये कवर हो जाता है पूरा। ये हमें जानकारी बहुत नहीं थी। मोटी परत अगला होती है प्रश्न। जी सर। जी मैम, जी मैम। हम्म ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 नंबर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। दूसरा है, इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। लोयन टेल्ड लंगूर यानी कि दाढ़ी वाला है, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है।
तो इसके सारे ही कथन सही हैं। ठीक है, जलवायु गर्म होती है, वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो असम है बस वहां पे ही पाया जाता है। ठीक है, अगला ठीक है, है। उपयुक्त सभी कथन सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है तथा यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। बिल्कुल सेम वही दिया हुआ है, नीचे बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स बढ़ाए हुए हैं उन्होंने। हाँ, एग्जाम्पल थोड़ा पढ़ लो दीजिए। एंड तीसरा वाला पढ़ नहीं नहीं देंगे। सर, दूसरे वाला भी है, दूसरे वाला भी अलग है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। लोयन कहने का टेल्ड मतलब हो गया ना, लंगूर। विषुवत रेखीय जो प्रदेश हुआ ना मैम, विषुवत रेखीय उसी के पास में हो गया जी ना। मैम, लेकिन जी दक्षिण मैम, पूर्व एशिया भी, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका सब उसी के पास में आएंगे। जी मैम, हाँ उसके ठीक है। ऊपर है ना मैं 0 मैं ये डिग्री। कह रहा था, ये आपका जो ये जो वन जो आता है, क्या नाम है इसका, ब्राजील में है, अरे अमेजन, जिसको विश्व का फेफड़ा का, अमेजन, वह अमेजन, किस प्रकार का वन का अमेजन, एग्जाम्पल है? अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है अमेजन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वही ठीक है, वही इसी का तो, एग्जाम्पल है। हाँ। ठीक है, विश्व का फेफड़ा उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर सही। प्रश्न पर है, उस 8 नंबर और चैप्टर पर है। तीसरा 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 इसका सर, ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट है। तीसरा, हाँ। लाइन ये पढ़ टेल्डंगोर, लेते हैं सर इस थोड़ा बारे सा में पहली पीडीएफ। बार सुन ही रहे लोयन हैं। टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला है, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है। अयाल किस चीज को बोल रहा है ये? अरे उसका होता है ना, बहुत बता रहा हूँ ना। चेहरे के, सर जी चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं अरे होता चेहरे है। मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर दिखता है ये। लाल नेत्र वाला मेंढक, न्यू वर्ल्ड मंकी, टूकन पक्षी, हाथी आदि इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख जंतु हैं। अगला चैप्टर है पवन तूफान और चक्रवात। देखिए यही है, ठीक इसका है, पहला, ग्रुप में देखिए, ग्रुप में ये है ना, पहले ये सर देख लेता चांदी है की उसको। तरह जो दिख रहा है। कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। हाँ जी, अच्छा इस बात को बोला हुआ है, तभी तो उसकी दाढ़ी दाढ़ी बार बार आ रहा है क्वेश्चन में। इसका मुंह अगला बहुत प्रश्न छोटा है, होता है, ठीक है। बहुत निम्नलिखित सुंदर लग रहा कथनों है पर देखने में। विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा को, ये 0 डिग्री की बात कर रहा है इक्वेटर की, ठीक है। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। देख लो, 0 डिग्री ये भी से सही है। 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। अगला है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। ग्रस्ता सर आगे का चलीसा प्रश्न, प्रचंड 50 सिकता 60, ठीक है, इसी एरिया में रहता है, 30 से 60 के बीच में, यही है ना। ये तो ट्रेड विंड्स के नाम है ना, आई थिंक ट्रेड विंड्स के नाम है ये। जी और सही ट्रेडविंड्स के है। नाम है, ठीक, गर्म जी, होने के कारण यही लू व्यापारिक चलता है पवने इसमें। जी। सर व्यापारिक इसके पवने नहीं है ये आगे का ग्रस्ता चलीसा, ये नहीं, नुकसानदायी पवने यही हैं। है। पर यहाँ पे क्या इसका सही क्या देखिए है, इसमें एक आदू एक और सही दो सर है। जी सही है। तीसरा क्या था नुकसानदायी सर, दोबारा स्थानीय तीसरा पवन दिखा हाँ दीजिए सर। हाँ, तीसरा तीसरा दोबारा दिखा दिखा, दूं। चलो एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा सर, हाँ रहने दीजिए, एक्सप्लेनेशन में आ एक्सप्लेनेशन जाएगा। में आ जाएगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। अतः कथन एक सही है। दूसरा है 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, जिसका कारण यह है कि 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है, तथा 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब हो जाता है। 0 से 5 हो गया निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब, ठीक है, जिसके कारण पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती हैं। उच्च उच्च अक्षांशों पर वायुदाब सूर्य से की निम्न किरणें वायुदाब। जी सर, हाई तीस प्रेशर से डिग्री लो से प्रेशर की ओर। जी 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब तथा 60 डिग्री अक्षांश के आसपास निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। इस कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। उसमें उसने बोला था कि 60 डिग्री से ये 30 डिग्री गलत की है, ओर जाता है। तीसरा वाला हाँ ये वाला गलत है। गलत है। उसने बस उसमें लास्ट क्या में दो बोला था? उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया सर, उसने इंटरचेंज किया हुआ सर था, जी उसने 60 देखिए, डिग्री लिख के, जी मैम मैं तीसरा वही बता वाला रही तो हूँ, उसने हम बता इंटरचेंज, दें, मैम हम तीसरा वही वाला बता नहीं रहे बता थे रहे वो जी। गलत है। 60 डिग्री से 30 डिग्री लिखा था, लेकिन ये 30 डिग्री से 60 डिग्री है।
अगला तो वो प्रश्न तो है। सही है, लेकिन क्यों गलत है मैं ये बता रही हूँ। जी जी जी, अच्छा गलत जी है जी मैम, आपका। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दे, देखिए एक्सप्लेन करें। 30 ये जो है ना 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो है, तो 30 डिग्री के आसपास 30 से 40 के पास क्या होगा, गर्म होगी हवा, ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। और ऊपर 60 से 90 के बीच आपका ध्रुव है जहाँ की उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। तो हवाएं ध्रुव से 40 डिग्री की ओर आएगी, ना कि 30 से 60 की ओर जाएगी। यही गलती किया था उसको लिखने में। ना ठंडी मतलब हवाओं 30 में डिग्री उच्च से दाब 60 होता डिग्री की है। ओर आएगी। 60 से 30 आएगा सर, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब या जो उत्तरी ध्रुव है ना उससे नीचे की ओर आएगा, यहाँ ना पे कि तो ऊपर क्या की बोल ओर रहा है, जाएगा। इस कारण पवन का प्रभाव 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो वही तो बोल रहा है कि गलत है, 60 से 30 हैं? की तरफ आएगा ना। मैम इस उसमें कारण 60 पवन डिग्री का से प्रभाव 30 डिग्री गलती लिखा बता हुआ रही है। है। अरे नहीं मैम सर, हम चैप्टर अब का फिगर भेज देते हैं आपको, रुकिए फिगर ही देखिए आप लोग पहले। उच्च जानते अक्षांशों मैम, पर देखिए सूर्य की वहां किरणें पे तिरछी पड़ती है, इसीलिए 30 से 60 के बीच पृथ्वी की सतह सामान्य रूप से गर्म होती है। 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब, 60 डिग्री देख लेते अक्षांश हैं, के अगर पास निम्न हम भी वायुदाब क्षेत्र समझने होता में है। गलती इस कर रहे कारण पवन होंगे का तो आप प्रभाव, ठीक है, समझा 30 दीजिए। डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर देखिएगा होता है। सर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है, तो इसको गलत ले लिया है, उस हिसाब तो सही होना चाहिए। और फिगर यहाँ पे बोल रहा है देखिए 30 से 60 के बीच में तो गर्म तो होता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये 60 से 30 के बीच नहीं होता है। 30 से मतलब क्या होता है, 60 के बीच होता है। ठीक है, ये बता रहे हैं तो यहाँ पे। फिगर देखिए, तो अगर हम ही समझने में मैम आप गलती दोबारा कर, बोलिए, आपने क्या बोला था? पहले उस फिगर को देखिए ना, ग्रुप में भेजे हैं, ऊपर वाला एरिया जी देखिए, वो सर, आप पवन के। कंटिन्यू कीजिए या पीके मैम आप कीजिए। चलिए सर, ठीक जब है, निपटने कीजिए। से इसको चैप्टर को पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कहाँ 2 नंबर क्वेश्चन से कीजिए कोई आदमी। क्या हुआ इसका मैम, 30 से 60 जाएगा या 60 से 30? जैसे वो तो देख लेंगे बीच मैम वाला एक जो बार फिर, पोर्शन है वो क्योंकि इसमें व्यापारिक शायद पढ़ने हमको की ना डाउट है। दिक्कत दर्शा रहा है। अरे तो सही फिगर भेजिए, नहीं क्या ही भेज दिए, ग्लोब का तस्वीर बगल में देखिए लिखा होगा अरे यहाँ पे चैप्टर 0। का भेजे हुए हैं, अच्छा उसका पूरा लिखा हुआ भेजे, हम बस फिगर ही समझना चाह रहे थे, भेज रहे हैं। और भी 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी क्षेत्र में भूमध्य देखो गतिशील हो जाती है, तो ठीक ही है। थोड़ा हो सकता है हम ही समझने में गलती कर रहे हो, इसीलिए हम भेजे, मेरा भी क्लियर हो जाएगा ना। ये समझ में नहीं आया तो पूरा चक्रवात का कॉन्सेप्ट मेरा खराब हो जाएगा। देखिएगा सर जो ऊपर लिखा हुआ है, उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। अरे ठीक, तो नीचे भी तो वही बात लिखा हुआ है, 30 अक्षांश से लेकर 60 अक्षांश की ओर होता है, मतलब 30 से लेकर 60 के बीच में मतलब गर्म होता है, उल्टा पढ़ लिए। चलिए 2 नंबर तो क्वेश्चन अच्छा, कीजिए। तो 60 से 30 की तरफ क्यों नहीं आएगा, वहाँ हमें क्या पता ऊपर क्यों हवाएं नहीं चलती आएगा, है, कहाँ जाएगा। नहीं पता लेकिन हमें। आपने जो ठीक फिगर है, में तो चलिए। दिखा रहा देखिए, है, फिगर जो भेजे थे उसमें आपने तो जो दिखा रहा है, ग्लोब का भेजा था ना मैम, दोनों वो ओर से बीच हवाएं में हैं। व्यापारिक पवने थी। ठीक है, फिगर आप अपने हिसाब से समझ रहिए। 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा हम शुरू समझ कीजिए, गए, रिकॉर्डिंग पे है चलिए वीडियो, ठीक है। आगे कीजिए। चलिए 2 नंबर से पढ़िए। दूसरा कह रहा है सर, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। दूसरा, ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। और तीसरा कह रहा है समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिसे वर्षा होती है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। ग्रीष्म काल से पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ठीक तो है। जी ठीक सर, है, ये तो हम लोग ऊपर भी पढ़े थे ना कि हाँ शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर जाएगा, ग्रीष्म काल में आपका समुद्र से स्थल की ओर जाएगा। वही दिन और रात वाला से सिस्टम सर, रात में होता था ना स्थल से समुद्र की ओर, तो रात में तो ठंडा हो ठीक है। जाएगा एक तरीके से, और दिन में गर्म हो जाएगा। और समुद्र के वैसे इसको आसपास ऐसे का मौसम जो रहेगा मॉडरेट हम्म, रहेगा, ठीक है। जी। और समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे कि वर्षा होता है। इसमें तो और कुछ खास नहीं लिख रहा है। शीतकाल में पवन का प्रवाह का दिशा विपरीत हो जाता है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। बाकी कुछ ऐसा खास नहीं लिखा सर। क्वेश्चन नंबर 3, तड़ित झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कह रहा है वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं
जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। दोनों सही है। चक्रवात का केंद्र जी अंदर शांत होता है, बाहर में उसका ये हो जाता है ना। ठीक है, यानी दोनों सही है, दोनों कथन सही है सर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिया है लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तड़ित झंझावात भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। तड़ित झंझावात का मतलब वही जो बिजली गिरती है वही ना मैम, मतलब जी ठंडा मैम। बोल्ट ना। हाँ, उसी को बोलते हाँ हैं। उसको क्या किया जाता है ना, उसको किया जाता है, उसको उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक बड़ा सा छड़ को क्या किया जाता है, बहुत छड़ अंदर ये तक जो जमीन में मतलब गाड़ अंदर, दिया जाता है, ठीक है। हाँ, और ताकि ताकि मतलब वो बिजली गिरे ना तो उस पे पड़े और नीचे जमीन की ओर चले जाए, ताकि मतलब जो भवन वगैरह को नुकसान ना हो, ठीक है। उसको नुकसान पहुंचे। जी सर। हम्म। वही कह रहा है कि तड़ित झंझावात भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली यानी कि तड़ित कौंधती हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह घटना तड़ित झंझावात कहलाती है, यानी थंडर बोल्ट कहलाता है। इसलिए कथन एक सही है। जस्ट यही चीज लिख रहा था ऊपर। ठीक है, किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझा का नेत्र कहते हैं। अच्छा, आई वाला जो बता रहे थे ना सर, चक्रवात का आई, हम्म। वही हो गया कि वो शांत क्षेत्र होता है, इसलिए कथन दो भी सही है। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात का नेत्र का व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, जिसे पवन का वेग न्यून होता है, यानी अत्यधिक कम हम्म। होता है। ठीक। ठीक है सर, इसको याद रखिएगा। इसका ऊंचाई होता है 10 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है पृथ्वी तल से, और नेत्र का व्यास जो होता है 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। दूसरा कह रहा है अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। दोनों सही नहीं है, सिर्फ दो सही है। पहला हाँ गलत ठीक है, है। इसको अमेरिकी महादेश में इसको हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस में इसको टाइफून, चीन में क्या कहा जाता है? चीन में चीन में क्या कहते हैं इसको? नहीं याद आ रहा सर। फिलीपींस हम्म। जापान में जो कहेंगे वही ना चीन में भी कहेंगे सर यार। हाँ वही, उसी पूरा फिलीपींस उधर के जापान क्षेत्र में वही टाइफून। कहते हैं। टाइफून ही टाइफून बोलते हैं हम। वो तो नहीं पहला वाला जानते। गलत क्यों है, सो बताइए। पहला वाला क्या मैम पढ़ने दीजिएगा तो। नदी घाट की तरफ ज्यादा आता है, एक भारत की मिनट संवेदनशील हो ज्यादा है, संपूर्ण बंगाल की खाड़ी। सर जी नीचे की जो ना पहला वाला ऑप्शन पढ़ना है। ये सर पढ़िए। इसमें कह रहा ना कि केवल दो सही है, पहला भारत क्यों का गलत है मैं पश्चिमी पढ़ दे तट रही हूँ। चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के नहीं, पूर्वी तट अधिक संवेदनशील है। पूर्वी तट पे अधिक जी हाँ, चक्रवात ओडिशा वाला बंगाल वाला तट में ज्यादा आता, हाँ तो पश्चिमी वही में नहीं बंगाल आता वाला है। तट संवेदनशील हो जाएगा। हाँ, हाँ ये गलत है। पूर्वी तट अधिक होगा और पश्चिमी तट कम होगा, इसलिए कथन एक गलत है। जबकि कथन एक में कह रहा है पूर्वी तट अधिक संवेदनशील है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करता है। दूसरा कह रहा है पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता था। दूसरा तो बिल्कुल पहला सही है वाला सर। गलत है। पवन का वेग हाँ, बढ़ेगा तो पवन का वायु दाब वेग घट वृद्धि जाएगी, वायुदाब वायु में कम कमी जाएगा। होगा। घट हाँ, कम जाएगी। जाएगा जी। जब यानी वेग बढ़ेगा ना तो दाब कम इसीलिए जाएगा। तेज आंधी में क्या होता है कि हाँ। मतलब जो होता है करकट उड़ जाता है, टीन का छत जो होता है। हम्म।
चलिए ठीक है। पवन उदाहरण सदैव इसमें अधिक दिया वायु है। दाब वाले क्षेत्र को कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। हाँ ये तो ठीक है, सही तो है, ये तो हाँ सही जी। है। उदाहरण में दिया है सर, स्थल समीर समुद्र समीर भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन तथा शीत काल में चलने वाली उत्तर पश्चिमी पवन है। उदाहरण दिया है। पहला वाक्य गलत है जबकि दूसरा सही है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है, तो सीधा है सर कि अगर वेग बढ़ेगा तो दाब कम जाएगा। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। इसका उदाहरण कह रहा है। अच्छा, भारत में जो स्थल समीर है ना, समुद्र समीर, स्थल समीर समुद्र समीर तो सभी जगह होगा। और भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है सर, जिससे कि मानसून आती है, वो जो आपको है उसी प्रेशर से आता है। ठीक है, तथा शीत काल में चलने वाली उत्तर पश्चिम। अच्छा, दोनों ही मानसून को लाता है सर, दोनों ही पवन मानसून को लाता है भारत में। ठीक है, चलिए ठीक है, ये पढ़िए। बड़ा लंबा क्वेश्चन है, 6 नंबर। जी सर। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं? पहला कह रहा है चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। दूसरा कह रहा है चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा कह रहा है जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना। आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों पर टेलीफोन नंबर साथ रखना। चौथा कह रहा है पेयजल का संग्रहण, पड़ोसियों, मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग और सहायता करना। तो सभी हो जाएगा, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव से बचना है तो सबको आपको करना ही होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई क्या सर? हम्म। हालांकि यहाँ पे चक्रवात में एक फंसिएगा ना चीज तो कोई कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर पर ही समझ बात में नहीं सही आते है। रहता है। ठीक है। बिल्कुल सर, कि विपत्ति जब आती है या आपदा जब आती है तो उस समय असहाय हो जाता है आदमी। ये बातें हाँ, सही है सर। सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। हम्म। भारत सरकार बने तो बेफिक्र है। तो ठीक है, सबसे बिहार सरकार सबसे पहले वही काम नहीं बिहार सरकार करेगा। बेफिक्र हाँ, हो जाए। कितना मिनट पहले वो मतलब सूचना देगी वो बेफिक्र है? 40 मिनट पहले 20 उसमें नहीं किलोमीटर के नहीं, हाँ, वो अंतर्गत। इंद्रब्रज क्या? का है 40 मिनट, कहीं किसी को मिला देते हैं। बेफिक्र ओहो, में ऐसा कोई बेफिक्र वाला प्रावधान तो नहीं है। सिर्फ आपका का बेफिक्र नहीं, नहीं करेगा सर, उसको इंद्र में ये वो तो बताता है। उसका सूचना देगी ना। जा- बेफिक्र किसका सूचना देगी वो? इंद्रब्रज किसके पाठ लिए? का, बिजली जो गिरती है बिजली। ब्रजपात का सूचना हाँ, देगा, उसका नाम ही इंद्रब्रज है। अब बेफिक्र किसके लिए है? वो तो बाढ़ के लिए है बे, ना। बाढ़ हाँ, और बेफिक्र सूखे के के लिए लिए। था ना सर, निगरानी या जागरूकता करेगा। बिल्कुल, जी हाँ। जी मैम, ये सही बाढ़ बताइए, और सूखे के इंद्रब्रज बारे है। में राज्य सरकार का। हाँ, बाढ़ एवं सूखे के बारे में मिलाइए जागरूकता को इसको। जी, बढ़ाने में। इससे याद नहीं होता है, ऊपर से इधर से उधर मिलाइएगा तो 9 दिन बाद सब भूल जाएंगे। अरे वाह, ये तो गजब का दिया सर, शेष मिलता। इतना हाँ, हिंदी दे क्या दिया दिया तो हुआ हमको है? तो। हाँ, इसको हम करेंगे सर जी, आंसर हाइड कीजिएगा तो हम देखेंगे कितना याद है। हाँ, शेष हाइड मृदा है। अथवा ए जो होगा ना, इसमें ह्यूमस पाया जाएगा। ये हो जाएगा पहला वाला। सरंध होगी, अत्यधिक जल धारण करने वाली होगी। और दूसरा वाला में खनिज बहुत अधिक होता है, तीसरा वाला हो जाएगा। मध्य परत में खनिज बहुत अधिक होती है, तो ये तीसरा वाला हो जाएगा। और फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला है सी वाला में हम देखेंगे, दूसरा वाला हो जाएगा। दरारें होंगी, छोटे छोटे सेल इसमें पाए जाते हैं, और आधार सेल बहुत कड़े होते हैं, सबसे लास्ट में पाया जाता है। डी का 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही आप मैम। मिलाइए। अच्छा, ये हमको समझा दीजिए, जैसे देखिए हमको तो इतना हिंदी नहीं ध्यान मैम, लेकिन जहां तक हमको जो लेयर याद है ना, एल ऐसे करके था कुछ, पी एल करके कुछ था क्या? वो तो अलग इसका है ना, पीएल वाला। ये आपके अस्तर का भी एनसीईआरटी के भाषा में। कोई डिनोट किया गया हुआ मैम, एबीसी ही करके है क्या? हाँ, एबीसी एबीसी जो ही इसमें है, दिया है। एबीसीडी ही है। अच्छा, इतना हिंदी लिख दिया ना, इसीलिए कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि इसका पढ़ा हुआ मुझको भी है, बट हिंदी देखिए, में इसको समझ में याद नहीं आ रखने रहा। का सबसे अच्छा तरीका, ए हम्म, लेयर सबसे ऊपर होगा, तो ह्यूमस जो हाँ। होता है ना, सड़ी गली चीजें होती है, ठीक है, तो बहुत हल्की हम्म होगी, तो मृदा के सबसे शीर्ष भाग में पाया जाएगा। ठीक है। हम्म और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी लेवल 1 में पाया जाएगा। फिर उसके नीचे वाला में हमारा खनिज पाया जाता है। सर्वाधिक खनिजें लेवल 2 में ही पाई जाती है।
लेवल 3 में आपको दरारें पाई जाएंगी, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होता है ना। और सबसे लास्ट में तो जिस चट्टान से उस मृदा का निर्माण हुआ है, जैसे काली मृदा है तो दक्कन ड्रम पे, तो उस तरह का जो सेल होगा वो सबसे नीचे वाले हिस्से में होगा, क्योंकि वो सबसे भारी है। जो चीज भारी है वो नीचे, जो हल्की है वो सबसे ऊपर। जी जी समझ गई मैं। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है इसको, एक्सप्लेनेशन। सर जी पढ़ दूं सर? एक्सप्लेनेशन से अच्छा है इसका फिगर देख लीजिए, हम एक ही बार में याद हो जाएगा। हाँ वही भेज दीजिए मैम, इस हमको चलो थोड़ा 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 2 नंबर फायदा क्वेश्चन। नहीं। कितना चैप्टर है 7 क्लास में? तो कल हिस्ट्री पता भी नहीं, करना है। मैंने नहीं देखा सर। सर 18 चैप्टर का ही अनुपात लेके चल रहा है एनसीईआरटी। अभी तक हम लोग 10वीं में पहुंचे सर। तो 10 तक करके छोड़ेंगे इसको, पढ़िए ना 10 तक। खींच देते हैं सर। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर, उसका फिगर भेज दीजिएगा मैम ग्रुप में। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट को दुमट लिखा है, दुमट मृदा है। दुमट मृदा ठीक है। बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। तीसरा कह रहा है गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के आमाप के बीच का होता है। चौथा कह रहा है बलुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। तो कौन सही है? तो 1 2 3। चौथा ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गेहूं के बलुई मिट्टी में उग जाएगा तो उसमें गेहूं होगा नहीं होगा। पानी ठीक है, नहीं सोखेगा। बलुई मिट्टी में गेहूं नहीं होगा। चलो ठीक है। पौधे को पढ़ना जब क्या है पोषण इसको, ही कुछ नहीं नहीं पढ़ना मिलेगा। है इसमें। 3 नंबर जी पढ़िए। सर। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंदीप्त यानी कि सिमर होती ही दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पहला सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, विवर्तन की घटना के कारण, या वायु में जल वाष्प की अधिकता के कारण, या चौथा कारण इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही मैम बताएं। सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन के कारण होता है। इसका सॉल्यूशन पढ़िए। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु कंदीप्त यानी शिमर प्रतीत होती है। कंपित नहीं बोलते हैं, कंपन होना वैसा प्रतीत होगा ना। कंपदीप्त। ये 4 नंबर। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है, सही है। दूसरा पॉलिथीन, रसायन, पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं, तीन दोनों सही है। इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। इरोजन बोलते हैं ना, अपरदन को इरोजन बोलते हैं। बहुत तरह का इरोजन होता है सर, गिल इरोजन, 2-3 तरह का इरोजन हमको याद है। चलिए 9 चैप्टर पे इसको मतलब स्किप करते हैं, ठीक है। बाकी जो 9 चैप्टर जो हो गया सो कल करेंगे, ठीक है। आधा आज हो गया, आधा कल करेंगे, ठीक है।